मेरी स्क्रीन विजिबल है? हेलो, ओके। आप लोग को मेरी वॉइस भी क्लियरली ऑडिबल है? ठीक है, तो हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह पेपर डिस्कशन से। और आप लोग को पेपर में दिक्कतें मेरे ख्याल से नहीं आई होंगी, क्योंकि इस बार का पूरा पेपर मैंने थ्योरेटिकल बनाया था। तो पहला क्वेश्चन कोई लोग पढ़िए। हेलो, हाँ पहला क्वेश्चन पढ़िए आप। हाँ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपके हिसाब से? बिल्कुल, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो उस वक्त हम इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ते हैं। जब चार्जेस एक्सेलरेटेड होते हैं, मतलब उनकी वेलोसिटी जो होती है वो वेरिएबल होती है, टाइम का कुछ ना कुछ फंक्शन होती है, तो इन दैट केस हम पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म। जब हम पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव जनरेट होती हैं उनके नेचर को पढ़ने के लिए हम ऑप्टिक्स यूज़ करते हैं, जिनमें हमारा रे और वेव ऑप्टिक्स आता है। और जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से एक कंडक्टर में मूव करता है तो हम वहाँ पर पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है सबको? हेलो, सेकेंड क्वेश्चन कोई पढ़िए, रागनी आप पढ़िए। इसका आंसर होगा रेजिस्टर। ओके, देखिए बाईलैटरल का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? हेलो, बाईलैटरल का मतलब क्या होता है? ओके, ये आंसर किसने दिया है? हेलो, हेलो, करेक्ट आंसर है। देखो, अच्छा ये बताओ तब बैटरी क्या बाईलैटरल एलिमेंट है? एक आंसर में एक पॉइंट मिसिंग है बस। क्या बैटरी एक बाईलैटरल एलिमेंट है? नहीं है, क्योंकि इसमें पोलैरिटी आ जाती है। बाईलैटरल एलिमेंट वो होते हैं जिनमें कोई पोलैरिटी नहीं होती। पोलैरिटी मतलब आप उनको कैसे भी कनेक्ट करो। बैटरी को अगर आप उल्टा कनेक्ट करोगे तो पूरे सर्किट में करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। लेकिन रजिस्टर को अगर आप उल्टा कनेक्ट करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वैसे ही इंडक्टर और कैपेसिटर भी होते हैं, इनमें कोई पोलैरिटी नहीं होती है, इनको आप कैसे भी कनेक्ट कर सकते हो। पर इंडक्टर कैपेसिटर क्या करते हैं, एनर्जी स्टोर का काम करते हैं। मतलब कैपेसिटर को अगर तुम ध्यान से देखो तो कैपेसिटर तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को लेता है, स्टोर करता है। और इंडक्टर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी या मैग्नेटोस्टैटिक्स की जो एनर्जी निकलती है मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, उस एनर्जी को वो स्टोर करता है। रेजिस्टर एक ऐसा एलिमेंट है जो एनर्जी को हीट के रूप में डेसिपेट करता है, इसीलिए डेसिपेटिव एलिमेंट होगा रेजिस्टर। और पीएन जंक्शन तो बाईलैटरल एलिमेंट ही नहीं है, तो पीएन जंक्शन को तो आप बोल ही नहीं सकते हो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कोई एक लोग पढ़िए। सेकंड वाला क्लियर है ना सबको? ओके, थर्ड क्वेश्चन को एक लोग पढ़िए। Which statement is correct? Oh, sorry, wrong. Correct. This statement is wrong. Why this statement is wrong? Who can tell me? पहले बताओ क्या ये तीन स्टेटमेंट सही हैं? तो
ये वाली क्यों रॉन्ग है? हाँ, कोई बता रहा था अभी। हेलो, वेरी गुड। ओम्स लॉ एक यूनिवर्सल लॉ इसलिए नहीं है क्योंकि ये कुछ ही सब्सटेंस के लिए ट्रू है, जैसे कि कुछ ही कंडक्टर्स के लिए इसका ग्राफ ऐसे लीनियर आता है, वरना इसका ग्राफ कर्व आने लगता है या नेगेटिव पॉजिटिव साइड आने लगता है, या ग्राफ पे यूनिक वैल्यू नहीं होती है। ओम्स लॉ 3 जगह फेल करती है, मैंने आपकी पीपीटी में भी वो चीज़ दी थी, ठीक है? पीपीटी में जल्दी आपके ग्रुप पे भेज दूंगा, लेक्चर्स में वो सारी चीज़ें कवर्ड हैं। तो ओम्स लॉ इज अ यूनिवर्सल लॉ, दिस विल बी योर रॉन्ग स्टेटमेंट, सो आपको ये ऑप्शन इसमें चूज़ करना था। ओके, 4th क्वेश्चन, जिससे मैं बोलूँगा वही पढ़ेगा। प्रियंका सिंह, आप पढ़िए 4th क्वेश्चन। Which of the following statement is not true? बताइए। You think C? Okay. Okay, करेक्ट है। देखिए, बेसिकली इसके लिए थोड़ा सा सर्किट एनालिसिस की ज़रूरत है। पैरेलल में अगर तुम सर्किट को देखो थोड़ा सा, तो जब तुम करंट देते हो तो नोड में करंट को डिवाइड होना पड़ता है, तो वहाँ पे करंट डिवाइडर रूल लगता है। लेकिन अगर तुम वही चीज़ सीरीज़ में देखो, तो सीरीज़ में डायरेक्ट करंट आ रहा होता है, इसी वजह से वहाँ पे करंट का डिवीजन नहीं हो रहा होता है, ठीक है? तो इसीलिए आपका ये वाला जो है क्या कहते हैं, सीरीज़ में करंट डिवाइडर रूल नहीं लगता है, सीरीज़ में आपका वोल्टेज डिवाइडर रूल लगता है, ठीक है? ये चीज़ भी मेरा आई थिंक लेक्चर 2 या 3 में मैंने समझाया है, उसको आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे दिया हुआ है, बहुत डिटेल में मैंने उस चीज़ को लिया, उसका फॉर्मूला भी कैसे निकलता है वो भी मैंने बताया। अच्छा, अब इसके बाद फिर क्वेश्चन कौन पढ़ना चाहेगा भाई? तो एक मिनट इससे पूछें। दीपांशी कुमारी, 5th क्वेश्चन। हेलो, अब आ रही है? ओके, दीपांशी 5th क्वेश्चन आप पढ़िए। आंसर क्या होगा इसका? नो, इसका आंसर होगा सी, सिल्वर बैंड। क्यों होगा इसका मैं रीज़न दे देता हूँ। अगर आपको मल्टीप्लायर वाला चार्ट याद हो तो गोल्ड के लिए +-5% होती है, सिल्वर के लिए 10% होती है टॉलरेंस, और कलर नो कलर के लिए 15% होती है। एक्चुअली टॉलरेंस का मतलब ये होता है जैसे कार्बन रजिस्टर हो गया तुम्हारा, तुमने इसकी कुछ रेजिस्टेंस निकाली, तो इसकी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है, क्योंकि कार्बन का ये मतलब कुछ एलिमेंट्स का बना होता है, कुछ कंपाउंड का, जिन कंपाउंड्स को बना होता है उसकी रेजिस्टेंस R+15% से लेके R-15 तक % की रेंज में हो सकती है, ठीक है? तो बेसिकली इसका यही मतलब होता है, यही होती है आपकी टॉलरेंस। तो नो कलर बैंड इसका ऑप्शन है। अच्छा, 6th वाले क्वेश्चन का आंसर कौन करेगा? 6th वाला क्वेश्चन पढ़िए। शिवांगी, आप हैं क्लास में? आप पढ़िए। हेलो, ऑप्शन पढ़िए। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? मल्टीप्लायर वैल्यू वाला चार्ट आप लोग नहीं पढ़े हो क्या? कार्बन रजिस्टर वाला, वो वाला चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग नीट या जेईई एस्पिरेंट हो तो ज़रूर पढ़ो, ठीक है? और बोर्ड्स में भी 1-2 क्वेश्चन से आ ही जाता है, तो ट्राई करो कि इस चार्ट को पढ़ो, क्योंकि इससे तुम्हारा नंबर बनेगा। इसका आंसर 100 होगा चार्ट के हिसाब से, जो रेड बैंड होता है उसका मल्टीप्लायर वैल्यू 100 होता है, ठीक है? 7th क्वेश्चन पढ़िए। ये सही किया था, 1 मिनट, मैंने देखे आंसर क्या भेजा है। आंसर तो 100 ही होगा।
मुझे आप स्क्रीनशॉट भेज देना अगर आपके पास होगा, मैं देख लूँगा उसको, क्योंकि मैंने आंसर की में इसकी वैल्यू बी भेजी है, तो इसका मतलब आंसर तो यही होना चाहिए 100। 7th क्वेश्चन पढ़िए, पढ़िए पढ़िए। बताइए। अच्छा, क्यों नहीं सीरीज? कोई मुझे ये रीज़न देगा क्यों नहीं सीरीज में करते हैं? करेक्ट। सीरीज में अगर आप देखो, अगर मान लो आप रजिस्टर वाइज ही देखो, बेसिकली हर एलिमेंट क्या करता है, पावर को कंज्यूम करता है, तो हर एलिमेंट एज अ रजिस्टर समझ। एक रजिस्टर में ब्रेक कर दूँ तो यहाँ ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट का ये मतलब होगा कि अब यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये जो सीरीज़ वाला जो क्या कहते हैं ऑप्शन है, ये गलत होगा। घरों में वायरिंग सीरीज़ में इसीलिए कभी नहीं की जाती है, ठीक है। लेकिन फिर आप बोलोगे कि सर वो तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग के घर में तो एसी करंट होता है, डीसी से मतलब नहीं है। अरे भैया, तो रजिस्टर जो होता है, जैसे आप एसी के साथ काम करोगे रजिस्टर में या डीसी के साथ, वर्किंग सेम होती है रजिस्टर की, ठीक है। रजिस्टर कभी भी करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता कैसा करंट है। कैपेसिटर इंडक्टर एक अलग चीज़ है। कैपेसिटर इंडक्टर डीसी के साथ अलग बिहेवियर शो करेगा, एसी करंट के साथ अलग बिहेवियर शो करेगा, पर रजिस्टर एक ऐसा एलिमेंट है जो डीसी और एसी करंट के साथ सेम बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन अजय आप हैं क्लास में, आप पढ़िए। हेलो, बताइए, ऑप्शन पढ़िए। आंसर क्या होगा इसका? लैब विजिट करना, वहाँ पूछना रियोस्टेट क्या होता है, ठीक है, करेक्ट। कार्बन रजिस्टर ही होगा। मैं आपको अभी समझा रहा हूँ कि रियोस्टेट क्यों नहीं होगा। रियोस्टेट अगर आप फिजिक्स लैब में देखो तो इस टाइप का आपका एक इक्विपमेंट होता है, जहाँ पे ऊपर इस टाइप का एक नॉब दिया रहता है। नॉब को जब लेफ्ट टू राइट ले जाते हो तो यहाँ वायर का वो होता है, कॉन्स्टेंटिन या मैग्नेटिक वायर की यहाँ बाइंडिंग होती है। जब आप इसको राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट ले जाते हो तो करंट वेरी करता है सर्किट में। तो रियोस्टेट का काम है करंट वेरी कराना, रेजिस्टेंस वेरी कराना। वैसे ही आपका थर्मिस्टर जो होता है वो थर्मल रजिस्टर होता है, मतलब रेजिस्टेंस दैट इज़ बेस्ड ऑन द टेम्परेचर। इस टाइप का एक रेजिस्टेंस होता है। जैसे जैसे आप इसमें करंट बढ़ाओगे वैसे वैसे इसका टेम्परेचर राइज करता है और रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती रहती है। तो थर्मिस्टर इज़ ऑल्सो वेरिएबल टाइप ऑफ रजिस्टर, जिसको हम हीट सेंसिंग वगैरह में बहुत यूज़ करते हैं। LDR आप सबको पता होगा, क्योंकि CBSE प्रोजेक्ट देता है तो LDR का एक प्रोजेक्ट ज़रूर देता है। LDR किसी को पता है? LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है। जब आप लाइट डालते हो तो लाइट के हिसाब से रेजिस्टेंस वेरी करती है, ठीक है। इसमें लाइट के हिसाब से रेजिस्टेंस वेरी करती है, इसमें टेम्परेचर के हिसाब से और इसमें मोशन के हिसाब से। तो तीनों में वेरिएबल रेजिस्टेंस है अलग अलग हिसाब से। कार्बन रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर है जो फिक्स्ड होता है, तो इसीलिए इसका आंसर कार्बन रजिस्टर होगा। क्लियर है सबको? ओके। 9th क्वेश्चन, आपको x और y के बीच में वो फाइंड करना था, क्या बोलते हैं, नेट रेजिस्टेंस। तो इसको मैंने तरीका बताया था कि जहाँ पे भी आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है पहले वो 2 पॉइंट्स लिख लो। इसके बाद देखो स्ट्रेट वायर से वो वोल्टेज कहाँ ले जाता है। तो अब देखो यहाँ से x जाएगा लेकिन यहाँ बीच में रेजिस्टर है, तो रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज घट जाता है। तो इसीलिए आप इस पॉइंट पे b मान लो और इस पॉइंट पे कुछ वैल्यू a मान लो। एक जगह पे आप a ले लो, एक जगह पे आप b ले लो। a और b दोनों x y के बीच में। x से a कौन कनेक्टेड है? 10 ओम। जैसे मैंने आपको कैपेसिटर में पढ़ाया था सीरीज कॉम्बिनेशन, याद करो, वैसे ही कुछ है। x से b कौन कनेक्टेड है? 10 ओम। b से y को कौन कनेक्टेड है? रुकिए मैं बता रहा हूँ। a से y देखोगे तो 10 ओम और a से b के बीच में देखोगे तो 20 ओम। अब
सर्किट आपका कुछ इस तरीके से, बेसिकली अगर आप रिफॉर्म करोगे सर्किट को तो आपका सर्किट कुछ इस तरीके से बना, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अगर आपको मैंने एक चीज़ पढ़ाई हो, अगर आपको याद हो तो व्हीट स्टोन ब्रिज मैंने पढ़ाया था, याद है किसी को? कैपेसिटर में मैंने व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ाया था। व्हीट स्टोन ब्रिज मैंने बताया था कि अगल बगल की रेजिस्टेंस का रेशियो अगर बराबर है तो जो बीच वाली ब्रांच है आप उसको ऑमिट कर सकते हो, मैंने बताया था। तो बीच वाली ब्रांच को आप ऑमिट कर दो, तो अब आपका इक्विवेलेंट डायग्राम कुछ ऐसा हो गया ना। अब मुझे बताओ ये 10 और ये 10 कैसे हैं, सीरीज में है कि पैरेलल में? हेलो, सीरीज में। एक्स और वाई के बीच में देखो सीरीज में ही है। ए पॉइंट मत देखो ना, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्स और वाई के बीच में चाहिए। तो अगर करंट यहाँ से एंटर करेगा तो वही करंट तो यहाँ भी जा रहा होगा। भाई वोल्टेज घटता है सीरीज में, करंट तो घटता नहीं है, तो इसी वजह से ये सीरीज है। और नीचे वाला भी कैसे है? सीरीज में। तो सीरीज में ये 20 ओम और ये 20 ओम। अब जो ये 20 ओम आया है ये कैसे है? ये जो 20 ओम है ये पैरेलल में, तो इसका नेट आंसर क्या आना चाहिए? 10 ओम। क्लियर है 10 ओम कैसे आ रहा है इसका आंसर? हेलो, मैंने आपको कैपेसिटर पढ़ाते वक्त ही आपको ये चीज़ बता दी थी कि जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ा रहा हूँ एग्जैक्ट वैसे ही सारे क्वेश्चन मैं रिपीट करवा दूंगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में और कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर में। क्वेश्चंस वैसे ही रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट वहीं का वहीं सेम रहता है, ठीक है। अब आप ये देखो ज़रा 10th क्वेश्चन देखो। 10th क्वेश्चन में आपको रीड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन चाहो तो रीड्रॉ कर लो, मैं मना भी नहीं करूँगा। पर यहाँ पे रीड्रॉ करने की सच बताएं तो कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट दिख सकता है सारी चीज़ें। पहले मुझे ये बताओ कि ये 6 ओम और ये 6 ओम कैसे होगा? सीरीज होगा कि पैरेलल होगा? पैरेलल में तो 3। अब ये जो 3 आया है इस 3 के साथ वो कैसे होगा? सीरीज में होगा ना। तो ओवरऑल इतने का नेट रेजिस्टेंस कितना आया है? 6 ओम। अब ये 6 ओम और ये 8 ओम कैसे है? सीरीज में कि पैरेलल में? पैरेलल में। अरे भाई तुम यहाँ पे जब इसका नेट आ रहा है 6, तो 6 ऐसे ही तो कनेक्ट होगा ना। तो अब ये 6 और ये 8 कैसे हो गया? पैरेलल में हो गया। तो 1/8 प्लस 1/6 अगर आप करोगे तो ये 48/14 आएगा। अब ये जो 48/14 आ रहा है, तो अगर आप सर्किट को थोड़ा सा रीड्रॉ करके देखो तो आपका बेसिकली सर्किट कुछ ऐसा आएगा। देखो ये 48/14 है, ये 10 ओम है, ये 10 ओम है और ये 5 ओम है। अब मुझे बताओ ये 10 ओम और ये 10 ओम कैसे है? पैरेलल की सीरीज? हेलो, पैरेलल में। करेक्ट, ये पैरेलल में। अगर ये पैरेलल में है तो इसका नेट आंसर आएगा 5। अच्छा, अब ये जो 5 है ये 48/14 है, ये कैसे है? सीरीज में कि पैरेलल में? हेलो, पैरेलल नहीं है, सीरीज है। ध्यान से देखो, अगर हम इसको रिप्लेस कर दें इक्विवेलेंट सर्किट से, देखो बता रहे हैं। अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं तो यही तो 5 ओम आएगा ना। तुम लोग सर्किट रीड्रॉ नहीं करते, रीड्रॉ करोगे तो दिखेगा ये 5 ओम आएगा। अब ये 5 ओम और ये 48/14 ओम कैसे है बताओ? सीरीज में। और ये 5 ओम इस सीरीज के साथ किससे है? कैसे है? पैरेलल में। तो इसका आंसर 295/24 आएगा। कैलकुलेट करके देखना, ठीक है। हेलो, क्लियर है सबको? हेलो, अच्छा चलो हम सिंपल करके तुमको बताते हैं। ये सारी ब्रांचेस देखो, अगर हम यहाँ पे वोल्टेज V देंगे तो हर ब्रांच पे हर नोड पे वोल्टेज V आएगा कि नहीं आएगा? और यहाँ पे B लगा है तो यहाँ की दोनों नोड पे वोल्टेज V आएगा।
आएगा? अगर वो आएगा तो ये 6 ओम और ये 6 ओम कैसे हो गए? ठीक है, तो सर्किट पैरेलल में सॉल्व करोगे तो 3 ओम बनेगा ये। तो अब ये वाली ब्रांच को थोड़ा टाइम के लिए भूल जाओ, ये 3 ओम नेट रिजल्टेंट है। अब बताओ ये कैसे आ गया सीरीज में? तो सीरीज में फिर से 6 ओम बना, फिर से इस ब्रांच को भूल जाओ, यहाँ पे 6 ओम आ गया। अब ये 6 और ये 8 कैसे पैरेलल में, और ये 10 और ये 10 कैसे सीरीज में? नहीं है, पैरेलल में भाई, 10 और 10। हाँ, तो अब अगर देखें तो इस ब्रांच को भूल जाओ, यहाँ 5, और इस सबको भूल जाओ, यहाँ पे जो तुम्हारा कितना आ रहा है 48/14 आई थिंक आ रहा था। अच्छा, अब ये 5 और ये 48/14 और ये अगर हम इसको b ले लें तो ये 48/15 और ये 5 कैसे सीरीज में है भाई, कैसे पैरेलल में है बताओ? ये सीरीज में है। अगर तुम इस पॉइंट को b ले लो और ये तुम्हारा 48/15 है तो ये दोनों रजिस्टर कैसे हो गया सीरीज में? ऐसे चेक कर सकते हो, करंट भेजा वो सेम करंट 5 ओम से पास कर गया, तो सीरीज में है ये दोनों। और फिर ये 5 ओम के साथ कैसे है पैरेलल में, तो 295/24 आएगा हमसे। क्लियर है? तो क्वेश्चन पेपर ओवरऑल आपको क्लियर है? हेलो, ठीक है, तो आज हम कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। कहाँ गया हुआ था पार्ट? मुझे ऑनलाइन एक बहुत अच्छा वो मिल गया था, क्या कहते हैं, प्रदीप कश्यप का लेक्चर। आप लोग को मतलब उनके नोट्स मिल गए थे मुझे, तो उसमें कुछ अच्छी चीज़ें दी हुई थी जो मुझे आपको पढ़ानी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप भी वो क्या कहते हैं, ये विजिबल है सबको PDF? हेलो, PDF सबको विजिबल है? ओके। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं सीरीज पैरेलल में, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। सीरीज पैरेलल का पूरा विजुअलाइजेशन है, आप सीरीज पैरेलल को समझते कितना पाते हैं। ठीक, मैंने आपको 2 तरीके बताए, या तो आप लॉजिकल सॉल्व कर लो, जैसे कि यहाँ देखो लॉजिकली तुम क्या कर सकते हो, इस ए पार्ट को उठा के यहाँ पे रख सकते हो। अगर वैसे करोगे तो सर्किट तुम्हारा ऐसे बन जाएगा, तब ए और बी के बीच रेजिस्टेंस फाइंड कर लो। या तुम पॉइंट एनालिसिस करके भी कर सकते हो, नोडल एनालिसिस को बोलते हैं। नोडल एनालिसिस में क्या करते हैं, हर नोड का एक नाम दे दो। अब अगर यहाँ वोल्टेज ए था तो यहाँ पे वोल्टेज ए आएगा, यहाँ वोल्टेज बी था तो यहाँ पे वोल्टेज बी आएगा। यहाँ पे रेजिस्टर लगा है, इस पॉइंट पे सी और डी मान लो, और ए और बी के बीच में सारे पॉइंट्स को कंसिडर कर लो, जैसे सी और डी तुमने कंसिडर कर लिया। अब देखो ए से सी एक रेजिस्टर लगा है, फिर ए से डी एक रेजिस्टर लगा है, फिर सी से बी एक रेजिस्टर लगा है, और डी से बी एक रेजिस्टर लगा है, और फिर देखोगे तो सी से डी भी एक रेजिस्टर लगा है। तो ऐसे भी इक्विवेलेंट डायग्राम तक पहुंच सकते हो। दोनों तरीके समझ में आते हैं ना, कैसे मतलब मैं लगा रहा हूँ? हेलो हेलो, आप लोग को क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो 2 तरीके से आपको, सबसे पहले तो अगर आपको डायग्राम समझ में ना आ रहा हो तो डायग्राम को सिंप्लीफाई करना सीखिए। एक बार आपने डायग्राम को सिंप्लीफाई कर लिया तब आप उसको इजीली कर सकते हो। जैसे कि ये देखो, इसको लैडर प्रॉब्लम बोलते हैं। ये वाला प्रॉब्लम दिख रहा है सबको, एग्जाम्पल 36, इसको लैडर प्रॉब्लम बोलते हैं। तो लैडर प्रॉब्लम मैंने अभी बताया नहीं है, एक लेक्चर में उसके ऊपर बनाऊंगा तो मैं आपको उसमें बताऊंगा। अभी के लिए समझो, एक बात बताओ, इनफाइनाइट में से एक माइनस कर दो तो वो कितना होता है? इनफाइनाइट ही रहता है। वैसे ही अगर ये ब्रांच इन्फिनिटी पे जा रही है और हम बोल रहे हैं कि पूरी ब्रांच का रेजिस्टेंस x है, ठीक है, ध्यान से समझना, ए से बी के बीच में पूरी ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या है? x है। तो अगर हम उस ब्रांच को यहाँ से कट करें, कहाँ से कट करें? यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कट करें तो ये जो ब्रांच अब निकल के आएगी, ये भी तो ऐसे ही कुछ निकल के आएगी। एक मिनट, सॉरी गलत कट कर रहा हूँ मैं, यहाँ से नहीं कट करेंगे। कहाँ से कट करना था? हाँ, अगर मैं ब्रांच को यहाँ से कट करूँ
तो ध्यान से देखो तुम्हारी ब्रांच कुछ ऐसे आएगी और ये भी अप टू इन्फिनिटी तक जा रही है। तो इस ब्रांच का भी नेट रेजिस्टेंस कितना हुआ, इसका ओवरऑल नेट रेजिस्टेंस भी x हुआ कि नहीं हुआ? लॉजिकली ये बात समझ में आती है। अब अगर हम इस चीज़ को ध्यान से देख के चलें तो हमारा डायग्राम हो गया है सिंप्लीफाई कैसे, ऐसे एक ओम इधर लगा है, एक ओम इधर लगा है, यहाँ से ब्रांच कट की तो यहाँ पे x जोड़ दो, x ओम इधर लगा है। और तुम कह रहे हो कि a से b के बीच में नेट रेजिस्टेंस भी क्या आनी चाहिए, x आनी चाहिए। तो अब देखो अगर ध्यान से, ये x और ये 1 कैसे होगा, ये x और ये 1 पैरेलल में होगा, तो इसका आंसर आएगा x/1 प्लस x पैरेलल वाले के लिए, और ये 1 उसके साथ कैसे होगा, सीरीज में होगा। तो ऐड करोगे तो 1 को, तो x प्लस तुम्हारा आंसर कुछ इस टाइप से बने, बता रहा हूँ 2x + 1 बाई x + 1। और नेट रेजिस्टेंस हमने क्या मानी थी, a से b पॉइंट के बीच में x माना था, तो x = 2x + 1 बाई x + 1। x के लिए इसको सॉल्व कर सकते हो ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, x की 2 वैल्यू आएगी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। क्लियर है? हेलो, हाँ, तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से 1 + √5/2 ओम तुम्हारा आंसर आएगा। यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन भी मैं बता देता हूँ, देखो इस टाइप से, यहाँ पे ये x है और ए बी के बीच भी नेट रेजिस्टेंस क्या है, x है, x में इक्वेशन ला के उसमें सॉल्व कर दिया है बस। क्लियर है? हेलो, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। कौन सा पहला वाला? फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल कौन वाला है? ये वाला? चलो बताते हैं इसको। ध्यान से देखो, अगर तुम ए पॉइंट को विजुलाइज करो, तुमने ए पॉइंट को उठाया और ए पॉइंट को लाके तुमने यहाँ रख दिया, तो तुम्हारा नेट सर्किट कुछ इस टाइप का बनेगा। अब ये सर्किट सॉल्व कर सकते हैं ए से बी के बीच में। अरे भाई, अगर ये आर ओम, ये आर ओम, और ये भी आर ओम है, ये भी आर ओम है, तो हाँ, वीड स्टोन ब्रिज चाहिए। तो यहाँ दिया हुआ है सारे रेजिस्टेंस किसके बराबर है, 2 ओम के बराबर है। तो ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, तो बीच वाली ब्रांच को फॉरगेट कर सकते हैं। तब इन दैट केस ये 4 हो जाएगा और नीचे वाला 4 हो जाएगा और नेट रेजिस्टेंस 2 ओम निकल के आ जाएगी। क्लियर हुआ? वो हाँ हाँ हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लैडर प्रॉब्लम में देखो एक पैटर्न दिख रहा होगा, रिपीट क्या कर रहा, यही तो कर रहा है ना, रिपीट। ध्यान से देखो, लैडर प्रॉब्लम का एक बेसिक रूल मैं तुमको बताता हूँ। अगर इनफाइनाइट तक लैडर है तो इनफाइनाइट में से एक घटा दोगे तो इनफाइनाइट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहला काम तो ये करो, मान लो इनके बीच कुछ नेट रेजिस्टेंस x आएगी। ठीक, मान लिया ये चीज़। अब इसके बाद क्या करो, सर्किट को एक तरह से ब्रेक कर दो, कहीं से भी। इधर से अगर तुमने ब्रेक किया तो ये जो निकल के सर्किट आ रहा है इसकी भी नेट रेजिस्टेंस कुछ x आई होगी। अब देखो तुम्हारा सर्किट क्या बन गया, x ये 1 ये 1 ये। अगर तुम इसको सॉल्व करोगी, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B, अगर तुम AB के लिए सॉल्व करोगी तो AB के लिए तुम्हें सर्किट मिल जाएगा 2x + 1 बाई x + 1 मिलेगा ना। हेलो, और तुमने बोला था कि AB की बीच नेट रेजिस्टेंस हमारी क्या है, तो इसको बराबर कर दो x के। और यही तो निकालना था ना आपको, AB की बीच नेट रेजिस्टेंस क्या है, x की वैल्यू तो निकालनी थी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया।
एक्स स्क्वायर वाले फॉर्म का इक्वेशन बन गया। सॉल्व करोगे तो 1+√5/2 आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके देखो। लैडर प्रॉब्लम इसलिए बता दी, कभी कभी एग्जाम वगैरह में पूछ देता है तो स्टूडेंट पैनिक हो जाते हैं, मतलब बोर्ड नहीं, अदर एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब जैसे कि ये देखो, ये सिमेट्रिक सर्किट वाला प्रॉब्लम है, ये वाला प्रॉब्लम देखो, ये तुम्हारा सिमेट्रिक सर्किट का प्रॉब्लम है, दिख रहा है ये वाला प्रॉब्लम 38 विजिबल है ना। सिमेट्रिक सर्किट में क्या करते हैं, अगर सिमेट्री है तो सिमेट्री दो तरीके की होती है, एक आपकी वर्टिकल प्लेन सिमेट्री होती है और एक आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेन सिमेट्री होती है। हेलो, मुझे ये बताओ यहाँ पे कौन सी सिमेट्री है, वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है कि दोनों है? जब वर्टिकल सिमेट्री होती है और जिस पॉइंट से वो पास कर रही होती है, उस पॉइंट की नोड को हम ब्रेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। समझना बात, बहुत लॉजिकल चीज़ मैं बता रहा हूँ। नहीं, सिमेट्री मतलब फिगर सिमेट्री की बात करें, इसको हाफ में एग्जैक्टली डिवाइड कर सकती हो ना, वो मैं बोल रहा हूँ। सिमेट्री का कहीं से मतलब नहीं है, सिमेट्री का रेजिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। सिमेट्री का सिर्फ इतना लेना देना है कि जो फिगर है वो इक्वली तोड़ सके। इसको फोल्डिंग सिमेट्री बोलते हैं। ध्यान से देखो तो फिगर को इस टाइप से फोल्ड किया जा सकता है ना। हाँ, अब देखो अगर ये सी पॉइंट को देखो तो सी पॉइंट बेसिकली तुम्हारा कुछ इस तरह से बना, तो फोल्डिंग सिमेट्री जहाँ पे होती है वहाँ पे इस पॉइंट को ब्रेक कर सकते हैं, मतलब इसको अलग कर सकते हैं, इस टाइप से कर सकते हैं। क्लियर हो रहा? जो पॉइंट आपका ऐसे पहले जॉइंट था आप उसको अलग कर सकते हैं अगर फोल्डिंग सिमेट्री है तो। ठीक है, समझ में आ रहा है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? ओके, जब मैंने इस पॉइंट को यहाँ से हटा के यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो अब मुझे बताओ ये पूरी ब्रांच कैसे है। सबसे पहले तो ये दोनों सीरीज में है, अंदर वाला 2 आर है ना, और ये इस आर के साथ पैरेलल में है, और जो इसका रिजल्ट आएगा वो इन दोनों आर के साथ कैसे है, और जो उनका रिजल्ट आएगा वो नीचे वाले 2 आर के साथ कैसे है। तो ऊपर वाला आप इवैल्यूएट कर लेना, ठीक है। मैं बोल देता हूँ ये अपर ए बी कुछ रेजिस्टेंस आएगी, और नीचे वाला 2 आर का स्मॉल आर का रेजिस्टेंस दिया ही है, उसको आप इवैल्यूएट कर सकते हो ना। क्लियर है? ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई? हेलो, अगर यहाँ पे सिंगल रेजिस्टेंस होता, ये वाले की बात कर रही, देखिए अगर ये सिंगल रेजिस्टेंस होता तो यहाँ पे कोई वायर नहीं होती, पहली चीज़ वायर नहीं होती, तो ये दोनों कैसे हो जाते, सीरीज में हो जाते, और ये इनके साथ पैरेलल में हो जाता, तो आपका कुछ फिर से ऐसे डायग्राम बन जाता। लेकिन फिर आप बीच वाले को नेगलेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि ये 2 आर हो जाता, नीचे वाला आर हो जाता, और इधर आर और आर है, तो इधर का रेशियो 1 है और इधर का रेशियो 2 है, रेशियो बराबर नहीं है ना। इन दैट केस ये अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, और अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज आपके आईआईटी तक के कोर्स में नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? उसकी आप चिंता मत करो, कभी भी आपको प्रॉब्लम में अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं देगा। फिर भी अगर क्लासेस स्टार्ट होती मुझे टाइम मिला तो मैं आपको अनबैलेंस कैसे सॉल्व करते हैं बता दूँगा, छोटी सी ट्रिक है उसकी भी। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पे देखो तो 3/6 आपका क्या हो गया, 1/2, वैसे ही 4/8 क्या हो गया, 1/2, दोनों रेशियो इक्वल आ रहा। तो ये जो 7 वाला बीच वाला ब्रांच है इसको नेगलेक्ट कर सकते हो। नेगलेक्ट करोगे तो ऊपर आएगा 7 और नीचे आएगा 14, और ये जो 7 और 14 है ये कैसे आ जाएगा पैरेलल में, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। देखो CPMT, PMT, IIT, JEE सब में ये सारे जगह पे पूछा जाता है, एंट्रेंस एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन होता है ये सब। ठीक है, क्लियर है ना? हेलो, ओके। एक और क्वेश्चन मेरे पास था, कहाँ गया? ये वाला क्वेश्चन सबको दिख रहा है?
मुझे एक बात बता दो, यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस कितनी है? 60 20 10 जो दिया है। स्क्रीन को थोड़ा नीचे करते हैं, ऐसे क्लियर है? अब ठीक है। ये जो पोर्शन देख रहे हो, इस पोर्शन में नेट रेजिस्टेंस कितनी है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। 60 10 और वो क्या कहते हैं 60 20 10 वाले में पूछ रहा हूँ। सबसे पहले मुझे ये बताओ 60 10 20 कैसे है? पैरेलल में है, सीरीज में है कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन चल रहा है? पैरेलल में। कैसे पैरेलल में? हमेशा देखो, जब ना समझ में आया तो वहाँ नोड वोल्टेज को मार्क कर लो। सबसे पहला काम यही कर लिया कि यहाँ पे नोड वोल्टेज मार्क कर लिया करो। सपोज बी, अब यहाँ वायर लगी थी तो यहाँ भी बी आया और यहाँ भी बी आया। वैसे ही यहाँ पे नोड वोल्टेज मान लो ए रहा होगा तो ए यहाँ भी आया। अब ए से बी के बीच में सारे रेजिस्टेंस हैं तो ए ड्रॉ कर लो, बी ड्रॉ कर लो। ए से बी के बीच में सारे रेजिस्टेंस बन गए ना, तो ऐसे वो पैरेलल में आ गया। ठीक है, सबसे पहले तो ये डिटेक्ट कर लेना सीख लीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, हम आर की क्या वैल्यू रखें कि जो हमारा करंट है सर्किट में वो 0.25 एम्पियर हो जाए 12 वोल्ट की बैटरी में। ठीक, अगर 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो कराना है और तुम्हें 12 वोल्टेज का वोल्टेज 12 वोल्ट की बैटरी दी हुई है तो रेजिस्टेंस कितनी की होनी चाहिए ओवरऑल? V/I की होनी चाहिए ना। हेलो हेलो, अगर V/I की होनी चाहिए तो वोल्टेज है 12 और ये नीचे वाला है 0.25, मतलब नेट रेजिस्टेंस तुम्हारी 48 होनी चाहिए। ठीक है, इधर की तुमने निकाल ली नेट रेजिस्टेंस पैरेलल में जो तुम्हारी आ रही थी 6 20 और 10 पैरेलल में था तो वो तुम्हारी 6 आ रही थी। ठीक है, और ये 6 और ये R कैसे है? सीरीज में। तो आपकी नेट रेजिस्टेंस R+6 आ रही थी, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट कितने की है? 48 की है ना। तो 48 इक्वल्स टू R+6 कर दो। R की वैल्यू कितनी आई? 42। आंसर क्या होना चाहिए? 42 ओम। 46 कैसे आई? 46 नहीं आएगी, 42 आएगी ना। हाँ, 42 ही आएगी। क्लियर है? इसको बोलते हैं बेसिक सर्किट थ्योरी। तो बेसिक सर्किट थ्योरी के ये सॉल्यूशंस हैं। ठीक, ये शीट में तुम्हें भेजूंगा, सॉल्व करना तुम लोग। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये तुम लोग को दिख रहा JEE 1991 वाला। हाँ, एक तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज है और एक तरीके से नहीं भी है। एक्चुअली ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, सही हो तुम। हेलो, ये क्वेश्चन जो दिख रहा है अगर तुम ध्यान से देखो, ये पूरी वोल्टेज P में है और ये पूरी वोल्टेज Q में है। ठीक है, मैंने क्या बताया था? मैंने तुम लोग को ये बताया था अगर यहाँ पे फोल्डिंग सिमेट्री बन रही है, ठीक है, फोल्डिंग सिमेट्री बन रही है तो इस पॉइंट को ब्रेक कर सकते हैं ना। अब अगर इस पॉइंट को तुम थोड़ा सा लैटरल व्यू में देखो तो ये तुम्हारा स्मॉल r का 2 रेजिस्टेंस है और इसके पीछे से ऐसे क्रॉसिंग ओवर हुई है 2R के रेजिस्टेंस की। ये क्रॉसिंग ओवर हम क्यों लिख पा रहे हैं? ये क्रॉसिंग ओवर इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि ये जो है कैसी सिमेट्री बना रहा? फोल्डिंग सिमेट्री बना रहा। ठीक है, फोल्डिंग सिमेट्री बना रहा है, इसलिए हम ये क्रॉसिंग ओवर बता पा रहे हैं। और अगर ये क्रॉसिंग ओवर है तो ये 2R का रेजिस्टेंस गायब हो जाएगा। ये जो 2R वाले ब्रांच देख रहे हो ये गायब हो जाएगा। गायब इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये क्या बना लेगा? व्हीटस्टोन ब्रिज। अरे भाई, इधर भी सारे रेजिस्टेंस सेम है, इधर भी सारे रेजिस्टेंस सेम है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया ना। हेलो, कंफ्यूजन हो रही है तो पूछो, थोड़े नए टॉपिक्स भी हैं ये। अब जब व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया
तो ऊपर वाले 2r कैसे हो गए? इस ब्रांच को अगर गायब कर दें तो ऊपर वाले 2r कैसे हो गए? सीरीज में हो गए। और ये नीचे वाले 2r सीरीज में, और ये नीचे वाले 2r सीरीज में। हाँ, और ये तीनों जो ब्रांच है ये कैसे हो गई? हाँ, ये आपस में पैरेलल हो गई। तो उसको वैसे करके उसने सॉल्व किया। देखो उसने सॉल्व किया है, उसने आंसर लिया है। ये IIT JEE 1991 का क्वेश्चन आपको दे दिया। ठीक, तो इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है ना सबको? तो ये सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से लगा लेना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा जो आपको सॉल्व करना है, जो आपको बताना है मुझे। आप मुझे ये बताओ कि मान लो एक बहुत जनरल सा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। एक मिनट, स्क्रीन विजिबल है ना सबको? मान लो ये सर्कल है तुम्हारा। देखो, मान लो ये तुम्हारा सर्कल है। अगर तुम्हें रेजिस्टेंस समझ में आया तो ये इस क्वेश्चन को मेरे ज़रा आंसर करना। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक, मान लो मैंने रेजिस्टेंस आर यहाँ लगाया है, रेजिस्टेंस आर यहाँ लगाया है, और रेजिस्टेंस आर यहाँ लगाया है, और बी के बाद भी एक रेजिस्टेंस आर लगाया है। ठीक है, मुझे ये बताओ नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी क्या होगा? मान लो सारा रेजिस्टेंस आपका 10 ओम का है, तो नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी क्या होगा? क्वेश्चन क्लियर है मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? हेलो, आप सॉल्व कीजिए आराम से। हाँ, हाँ, ये 3 आंसर्स मैंने यहाँ लिखे हैं। बताइए तीनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 40/3 करेक्ट है, 40 करेक्ट है कि 10/4 करेक्ट है? सवाल क्लियर है ना? फोर्टी बाई थ्री होगा। एक्चुअली करेक्ट हो तुम, 40/3 होगा। 40/3 कैसे होगा मैं बताता हूँ। अगर तुम सर्कल पे देखो ध्यान से, थोड़ा सा डायग्राम शिफ्ट हो गया। अगर तुम सर्कल पे ध्यान से देखो तो तुम्हारा यहाँ रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ रेजिस्टेंस लगा है, और यहाँ रेजिस्टेंस लगा है, और ये ए पॉइंट है, और यहाँ से बी पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस लगा है। अगर ये वोल्टेज बी पे है, ठीक है, ये वोल्टेज बी पे है, तो ये भी वोल्टेज कितने पे होगा? और ये और ये और ये। अब ए बी 3 ब्रांच मिल गई 10-10 ओम की। ये 3 ब्रांच कैसे है? पैरेलल में। तो अगर 10 है तो इसका पैरेलल में आंसर 10/3 होगा, इस ब्रांच का होगा। अब ये वाली ब्रांच एंटायरली अलग है, इसके साथ कैसे होगी? सीरीज में। रीड्रॉ करके देखना, ये वाली जो ब्रांच होगी, क्योंकि यहाँ बीच में कनेक्शन तो है नहीं कहीं, यहाँ पे बीच में कनेक्शन तो है नहीं, तो ये वाली जो ब्रांच होगी सीरीज में होगी इसके साथ। क्लियर हो रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे तुम चाहो तो इस ब्रांच को इधर पकड़ के खींच दो। अगर तुमने उस ब्रांच को उधर क्या कहते हैं शिफ्ट कर दिया, तो शिफ्ट करने के बाद तुम्हारी ब्रांच कुछ ऐसी ही तो बनेगी। देखो
बनेगी कि नहीं बनेगी? इस पूरे के साथ वो सीरीज में है, तो 10/3 + 10 40/3। क्लियर है आंसर? हेलो, ओके ओके, लास्ट वाले नहीं समझ में आया? एक मिनट, ये सर्कल वाला प्रॉब्लम आपको नहीं समझ में आया? क्या हुआ? अच्छा, वो चीज़ आपको नहीं समझ में आई, बताते हैं। ये पैरेलल तक कैसे सॉल्व किया, आपको ये समझ में आ गया ना? अब देखो, यहाँ से जो ब्रांच थी उसको तुम थोड़ा सा इधर ले आओ, जोड़े यहीं से रहो, लेकिन उसको बस जैसे कि समझ लो ऐसे तुमने उठा के इधर पलट दिया। अगर तुमने उसको ऐसे यहाँ पे उठा के पलट दिया है तो इन दैट केस तुम्हारी ये जो ब्रांच रहेगी ये कुछ ऐसे शो करेगी। मान लो बी पॉइंट ये है, आर ये है। अब रजिस्टर लगा तो मान लो सी वोल्टेज यहाँ होगा, तो सी यहाँ, सी यहाँ, सी यहाँ, और ए अभी भी कहाँ लगा है? यहाँ। अच्छा, ये जो सी है ये किसके बीच है? ए और बी के बीच में है कि नहीं है? है ना, ए और बी के बीच में। तो ए ले लो, बी ले लो, और यहाँ पे कहीं बीच में सी ले लो। ए से सी के बीच में कितना रेजिस्टेंस लगा है? अगर ये ए है तो ये पॉइंट भी ये होगा। ए से सी के बीच में 3 है, तो ये इन 3 को यहाँ मेंशन कर लो। रीड्रॉ करने का देखो कैसे रीड्रॉ करते हैं। 3 यहाँ कर लो। सी से बी में कितना रेजिस्टेंस लगा है? अब देखो सर्किट कैसी बन गई, अब समझ में आया? हाँ, ये 10/3 हो गया, ये 10 है, 40/3 आंसर आ गया। क्लियर है? एक अच्छा क्वेश्चन एक बार ऐसे पूछा था, ये देखो, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। आज का आखिरी और सबसे अच्छा क्वेश्चन। यहाँ रेजिस्टेंस लगी है, यहाँ रेजिस्टेंस लगी है, यहाँ रेजिस्टेंस लगी है, और यहाँ रेजिस्टेंस लगी है। यहाँ रेजिस्टेंस और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगा देते हैं। यहाँ भी रेजिस्टेंस है और यहाँ भी रेजिस्टेंस है, और बीच में भी कुछ रेजिस्टेंस है। सारी रेजिस्टेंस जो ग्रीन कलर से मार्क्ड है वो आर की है। सारी रेजिस्टेंस जो ग्रीन कलर से मार्क्ड है वो आर रेजिस्टेंस की, और जो येलो कलर से मार्क्ड है वो 10 आर की है। ठीक है, येलो वाली जो मार्क की है मैंने वो 10 आर की है। आपको ये बताना है ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस कितनी है। सवाल समझ में आया? हेलो हेलो, हाँ, ये वाली जो रेजिस्टेंस बीच वाली ये 10 आर की है, और जितनी ग्रीन से मार्क्ड है, ये जितनी भी ग्रीन रेजिस्टेंस लगी हुई है ये सब आर की है। अब क्लियर हुआ? सॉरी, मैंने इरेज कर दिया। तो इसको सॉल्व आप कैसे करेंगे? देखिए, अगर ये बी है, ये ए है, तो क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी थी और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी थी, यहाँ और यहाँ पे भी इस टाइप से रेजिस्टेंस लगी थी, तो बेसिकली करिए कि इस पॉइंट पे वोल्टेज कुछ सी मान लीजिए, इस पॉइंट पे कुछ डी मान लीजिए। ए और बी यहाँ हो गया, सी और डी उनके बीच में हो गया। सारी रेजिस्टेंस को मार्क कर लीजिए, व्हीट स्टोन ब्रिज आ जाएगा सी और डी के बीच में। सी और डी वाली को आप बीच में, ये वाली जो बीच वाली है ये व्हीट स्टोन ब्रिज बना देगा, तो ये इग्नोर कर सकते हैं आप। जब आप इसको इग्नोर कर देंगे तो ये दोनों जो आपकी रहेगी ये आपकी पैरेलल में हो जाएगी, ये आपकी पैरेलल में हो जाएगी, ये भी पैरेलल में हो जाएगी, और ये भी पैरेलल में हो जाएगी। अगर ये सारी रेजिस्टेंस आर की थी तो ये r/2 होगा, ये r/2 होगा, ये भी r/2 होगा, और ये भी r/2 होगा। और ये r/2 ये r/2 कैसे होगा? सीरीज़ में r बना लेगा, और ये r/2 ये r/2 सीरीज़ में ये भी r बना लेगा। अब ये r और ये r कैसे आएगा? पैरेलल में आएगा, तो r/2 इसका आंसर आएगा।
ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं जहाँ पे आपको डायगोनल सीरीज पैरेलल ना समझ में आ रहा हो या हल्का सा भी डाउट हो तो वहाँ आप रीड्रॉ करके देख लिया करो। क्लियर है? सब लोग अपनी अटेंडेंस लिख दो चैट बॉक्स में। हेलो, सब लोग अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में लिख दीजिए। सबने लिख दिया? 1 2 3 4 7 8, कोई एक लोग मिसिंग है। 9 लोगों की अटेंडेंस होनी चाहिए ना, चेक कर लो एक बार सब लोग। नहीं सही है, ठीक है। यू कैन लीव द मीटिंग। किसी को अगर पूछना हो कुछ पूछ लो, वरना मीटिंग लीव कर सकते हो। जस्ट 1 मिनट होल्ड करना, मैं अटेंडेंस कर लूँ। हाँ, किसको डाउट था भाई बताइए। कौन सा एग्ज़ाम? जी आना तो चाहिए मेरे ख्याल। अच्छा ऐसा नहीं है, नहीं आएगा लेकिन यार वैसे वैसे टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस रिलेटेड भी नहीं है। टर्म 1 में आपका पूरा इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है और टर्म 2 में आपका पूरा ऑप्टिक्स एक तरीके से भरा पड़ा है। ऑप्टिक्स है और जो इस न्यूक्लियर फिजिक्स होती है वो, ठीक है। सिर्फ एक जगह सेमीकंडक्टर फिजिक्स आएगी तो उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं कैपेसिटर वगैरह का। लेकिन मैं बोलूँगा आप लोग ओवरऑल तैयारी करो, ठीक है। प्रिपेयर फॉर द वर्स, टू गिव योर बेस्ट, ऑलवेज प्रिपेयर फॉर योर वर्स। जितना ज़्यादा आप वर्स सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करोगे उतना ज़्यादा आपका पेपर अच्छा जाएगा। अभी देखिए क्या गाइडलाइन आती है, अभी कोई गाइडलाइन का तो कुछ पता नहीं है। ये तो आपको सर से पूछना पड़ेगा, ये मैं नहीं बता सकता। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द लेक्चर। You may leave the meeting now.